इसी तरीके से 5वां नंबर पॉइंट क्या पढ़ रहे थे हम लोग कि एक माइंस, एक पर्सन है, उसको है कि एक से ज्यादा माइंस का मैनेजर बनाना है, तो उस केस में नहीं बनाया जा सकता है, नॉर्मल केस में नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन अगर चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन मिला हुआ है, चीफ इंस्पेक्टर से पहले से परमिशन ले लिया गया है, तो उस केस में बनाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ 12 महीने के लिए। और अगर 12 महीने के बाद भी अगर उसको कंटिन्यू करना है, तो उस केस में रिन्यू, जैसे होता है ना, कुछ चीज एक्सपायर कर जाता है, रिन्यू करवाना पड़ता है, तो उस केस में उसको फिर से रिन्यू करवाना होगा। लेकिन अगर चीफ इंस्पेक्टर को कभी लगेगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वाले में आता है, इतना सोचने वाला क्वेश्चन, लेकिन हो सकता है कभी कभी तुम लोग को भी एग्जाम में आ सकता है, माइनिंग से और वैन वाले में भी, कि एक मैनेजर को, एक पर्सन को लिखेगा कि एक पर्सन को एक से ज्यादा माइंस का मैनेजर बना दिया गया है, ये माइंस 1 मान लो, ये माइंस 2 मान लो, चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेके, ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेके एक पर्सन को एक से ज्यादा माइंस का मैनेजर बना दिया गया है। लेकिन किस केस में चीफ इंस्पेक्टर है कि रिवोक कर सकता है, कि वो जो परमिशन दिया था ना, कि ठीक है एक आदमी को दो, एक से ज्यादा माइंस के लिए मैनेजर बना दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 12 महीने के लिए बना दीजिए, अब 12 महीने ज्यादा के लिए रिन्यू करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो उसको लगेगा कि ये जो मैनेजर है ना, निकम्मा मैनेजर है, काम करने वाला मैनेजर नहीं है, ये लोड नहीं ले पा रहा है, दोनों माइंस को संभाल नहीं पा रहा है, दोनों माइंस में प्रॉपर तरीके से, इफेक्टिव तरीके से सुपरविजन नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में वो उस अपना जो परमिशन दिया था उसको वापस ले लेगा। वही यहाँ लिखा हुआ है कि प्रोवाइडेड फर्दर डेट, अगर चीफ इंस्पेक्टर किसी भी टाइम में राइटिंग में ऑर्डर देके वो रिवोक कर सकता है, जो भी परमिशन दिया है उसको रिवोक कर सकता है, अगर उसको लगता है कि जिस सर्कमस्टांसेज में, जिस परिस्थिति में वो वैसा परमिशन दिया हुआ था, अब वो सर्कमस्टांसेज, वो परिस्थिति ही चेंज हो गया, पहला क्या हो गया कि वो सर्कमस्टांसेज चेंज हो गया, कि जिस कंडीशन में वो परमिशन दिया था कि ठीक है एक पर्सन को एक से ज्यादा माइंस का मैनेजर आप नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको लगता है कि सरकमस्टांसेस, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो दिया था वो सिचुएशन ही चेंज हो गया है, तो उस केस में वो परमिशन रिवोक कर सकता है। या अगर चीफ इंस्पेक्टर को लगता है कि मैनेजर जो है हैज नॉट बीन एबल टू एक्सरसाइज इफेक्टिव सुपरविजन, मैनेजर है कि एक से ज्यादा माइंस का इफेक्टिव सुपरविजन नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में फिर क्या कर सकता है, रिवोक कर सकता है। अगर इफेक्टिव सुपरविजन नहीं कर पा रहा है तो उस केस में, ठीक है, अगर सरकमस्टांसेस चेंज हुआ है और इफेक्टिव सुपरविजन नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में चीफ इंस्पेक्टर जो परमिशन दिया हुआ था कि एक पर्सन को, एक आदमी को एक से ज्यादा माइंस का मैनेजर बनाया जा सकता है, उसको वो वापस ले सकता है अपने उस परमिशन को, ठीक है। छठा नंबर पॉइंट में क्या है कि जहां पे वेयर बाय रीजन ऑफ अब्सेंस, कि जो मैनेजर है माइंस का, वो किसी भी रीजन से अब्सेंट कर जा रहा है, ठीक है, और जो मैनेजर है वो अपना जो भी उसका डेली ड्यूटी है, डेली पर्सनल सुपरविजन है, उसको वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, और जो भी एक्ट रूल्स रेगुलेशन के अंदर जो भी दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो अपना टास्क परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में ऑनर एजेंट और मैनेजर क्या करेगा, वो ऑथराइज कर सकता है इन राइटिंग ए पर्सन टू whom he considers competent to act as a manager of the mine। ये क्लास न्यू स्टूडेंट के लिए है, ओल्ड स्टूडेंट अगर पढ़ना चाहता है, करना चाहते हैं क्लास, तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो नहीं कर सकते हो, पढ़ा हुआ है तो नहीं करो, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो कर लो, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर कोई मैनेजर मान लो अब्सेंट कर रहा है, तो उस केस में तो किसी दूसरे को ऑथराइजेशन देना पड़ेगा। और अगर वो मान लो किसी भी रीजन से, ठीक है ना, वो जो डेली मान लो घर में ही कुछ प्रॉब्लम उसका चल रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है वाइफ से, तो पता चला कि वो माइंस में अच्छा से ड्यूटी कर नहीं पाएगा, पता चला कि माइंस में सबको जाकर वो डांट रहा है, और अपना पर्सनल सुपरविजन जो उसका डेली का ड्यूटी होना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है सही तरीके से, मान लो किसी भी रीजन से, तो उस केस में ऑनर एजेंट या उसी मैनेजर का फर्ज बनता है कि किसी दूसरे पर्सन को ऑथराइज कर दे, अब कुछ दिन के लिए वो अब्सेंट कर रहा है तो ठीक करे, ठीक ही है कि अब्सेंट कर ही ले,
नहीं तो अगर वो सुपरविजन में डेली कमी हो जा रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में मान लो काम अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा है, माइन से फिर कुछ दुर्घटना वगैरह हो जाएगा तो फिर दिक्कत वाली बात है। इसलिए कि उस केस में वो दूसरे व्यक्ति को ऑथराइज कर सकता है। तो ओनर, एजेंट और मैनेजर तीनों में कोई भी किसी अदर पर्सन जिसको वो कॉम्पिटेंट समझेगा, वो मैनेजर का चार्ज उसको दिया जा सकता है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट, अब लिखा है कि फिर सच पर्सन होल्ड्स ए मैनेजर सर्टिफिकेट, उसके पास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और वो जो ऑथराइजेशन देगा ना, ये ध्यान रखना, जो 12 महीना का पढ़ाए हुए हैं वो दो केस अलग से ध्यान रखना तुम लोग, 12 मंथ वाला। यहाँ पे क्या है कि जो ऑथराइजेशन दिया जा रहा है कि ओनर, एजेंट, मैनेजर, मैनेजर के अब्सेंट के कारण या मैनेजर अपना ड्यूटी सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, डेली पर्सनल सुपरविजन नहीं कर पा रहा है एज पर एक्ट और उसके अंदर जो भी ऑर्डर वगैरह बना हुआ है रेगुलेशन के तहत नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में ओनर, एजेंट, मैनेजर किसी दूसरे व्यक्ति के पास जिसके पास मैनेजर सर्टिफिकेट रहेगा, उसको एजेंट मैनेजर का ऑथराइजेशन दिया सकता है। लेकिन वो ऑथराइजेशन कितने दिन के लिए वैलिड रहेगा? तो वो जो ऑथराइजेशन रहेगा वो 30 दिन के लिए रहेगा। नो सच ऑथराइजेशन सेल हैव इफेक्ट फॉर ए पीरियड इन एक्सेस ऑफ 30 डेज। लेकिन अगर वहां पे चीफ इंस्पेक्टर से प्रीवियस कंसेंट प्राप्त कर लेते हैं तो उस केस में ये पीरियड जो है बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ऑथराइजेशन का जो पीरियड है ये 30 दिन, एक बार लेके जा रहा है तो 30 दिन के लिए। ठीक है, 30 दिन से ज्यादा अगर किसी को चार्ज देना है उतना लंबा समय के लिए तो उस केस में चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेना होगा कि ऐसा अगर सिचुएशन है तो मिल जाता है परमिशन। ठीक है, और उस केस में क्या करेगा जो ऑथराइजेशन देगा, तो ओनर, एजेंट, मैनेजर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है? वो तुरंत, फोर्थविथ, रजिस्टर्ड पोस्ट से या स्पीड पोस्ट से या फैक्स से रीजनल इंस्पेक्टर को एक रिटर्न में नोटिस देगा। ठीक है, रिटर्न में किसको देगा नोटिस? रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को, कि सर ऐसा ऐसा ऑथराइजेशन बनाया गया है, कि किस रीजन से वो ऑथराइजेशन दिया गया है, जिस पर्सन को ऑथराइज किया गया है उसका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या है, और कब उसका ऑथराइजेशन, मतलब कब वो ऑथराइज है, कब से, और किस दिन उसका ऑथराइजेशन समाप्त होगा, वो सारा चीज़। जैसे मान लो 30 दिन के लिए है, तो जिस दिन से मान लो उसको चार्ज दिया जा रहा है तो उस दिन से 30 दिन तक का जोड़ दिया जाएगा, जोड़कर वो नोटिस दे दिया जाएगा रीजनल इंस्पेक्टर को, स्पीड पोस्ट के थ्रू या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू या फैक्स के थ्रू। उसमें क्या क्या रहेगा कि किसको ऑथराइजेशन दिया गया है, किस पर्सन को, किस रीजन से ऑथराइजेशन दिया गया है, जिस पर्सन को दिया गया है उसका क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस क्या है, और कब ये चार्ज स्टार्ट हो रहा है ऑथराइजेशन का, और कब ऑथराइजेशन समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर, अगर लगता है चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को कि ये जो मैनेजर का चार्ज दिया गया है, जो जो अभी सब रेगुलेशन 3 पढ़े हम लोग, कि 2500 टन पर मंथ पे एफएमसी, उससे ज़्यादा होने पे एफएमसी चाहिए, अप टू 2500 पे मिनिमम एसएमसी चाहिए, अगर उससे हट उससे हट के ये वेरिएशन में आ गया कि लोअर वाले को मैनेजर लोग चार्ज दे दिया है, तो उस केस में यहाँ पे चीफ इंस्पेक्टर जो रहेगा या रीजनल इंस्पेक्टर कोई भी, वो रिवोक कर सकता है। अगर वैसा कुछ किया हुआ है कि कम क्वालिफिकेशन वाले को मैनेजर का चार्ज ऑथराइजेशन दे दिया है, तो उस केस में अगर चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर को लगेगा तो वो रिवोक कर सकता है। ठीक है, अब वहां पे क्या दिया हुआ था कि एक व्यक्ति को एक से ज्यादा माइंस का मैनेजर बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए पीछे पहले परमिशन लेना होगा चीफ इंस्पेक्टर का। अब वो जो परमिशन मिलेगा एक बार में 12 महीने के लिए मिलेगा। ठीक है, यही लो पॉइंट था। और एक पॉइंट क्या था कि लोअर क्वालिफिकेशन वाले को भी मैनेजर का चार्ज दिया जा सकता है, लेकिन उस केस में पहले चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेना होगा। देखो यहाँ पे चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेना होगा, और वो जो परमिशन मिलेगा मैक्सिमम 12 महीने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, कंफ्यूजन जो होता है कि अगर मैनेजर अब्सेंट कर जा रहा है या अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में जो ऑथराइजेशन दिया जा रहा है वो 30 दिन के लिए है। ठीक है, और अगर 30 दिन से ज्यादा समय के लिए करना है तो उस केस में फिर चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेना होगा। और जैसे जिसको ऑथराइजेशन दिया जाएगा तो ऑनर, एजेंट, मैनेजर तुरंत रजिस्टर्ड पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से या फैक्स करके रीजनल इंस्पेक्टर को नोटिस कर देगा कि ऑथराइजेशन किस रीजन से दिया गया है,
जिस व्यक्ति को ऑथराइज किया गया उसका क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, और कब उसका ऑथराइजेशन स्टार्ट हो रहा है, कब उसका ऑथराइजेशन एंड हो रहा है। लेकिन चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को अगर लगता है कि ओनर एजेंट मैनेजर क्या किया है, कम क्वालिफिकेशन वाले को चार्ज दे दिया है, तो उस केस में वो रिवोक भी कर सकता है। रजिस्टर्ड पोस्ट क्या होता है ये स्पीड पोस्ट वाला बता देगा, ठीक है। रजिस्टर्ड पोस्ट सस्ता होता है, स्पीड पोस्ट 39 रुपया लगता है ना। रजिस्टर्ड पोस्ट एक रजिस्ट्री नहीं होता, रजिस्ट्री कर दो रजिस्ट्री कर दो, वो कम में हो जाता है। ये दिया हुआ वही कि जिसको मैनेजर का चार्ज दिया जाएगा, तो उस पर्सन का है कि जो पिछला मैनेजर था उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटीज है, जो ड्यूटी उसको करना है, एकदम सेम लाइबिलिटी सारा इसका भी रहेगा। वो काम का चीज नहीं है। अब आता है कि किसी मैनेजर को छुट्टी में जाना है, ठीक है। किसी मैनेजर को अपना ऑफिस वेकेट करना है, तो उस केस में उसको नोटिस देना होगा ओनर और एजेंट को, कम से कम 30 दिन पहले। मतलब अगर मैनेजर छुट्टी में जाना चाहता है, तो उस केस में 30 दिन पहले उसको नोटिस देना होगा कि सर हम इस दिन से हम ड्यूटी पे नहीं आएंगे, ड्यूटी कुछ भी अर्जेंट पर्सनल रीजन कुछ भी लिख सकता है। लेकिन ओनर अब मान लो शॉर्टर पीरियड में अचानक से कुछ इमरजेंसी काम आ गया, तो क्या उस केस में छुट्टी नहीं मिलेगा? ओनर एजेंट छुट्टी नहीं देगा, मैनेजर को देगा। प्रोवाइडेड दैट अगर ओनर और एजेंट जो है परमिट कर सकता है मैनेजर को कि ठीक है आप जा सकते हैं, आफ्टर गिविंग ए शॉर्टर नोटिस, कि 30 दिन पहले एडवांस में नोटिस नहीं दिया है, मान लो अचानक से 2 दिन पहले नोटिस दिया हुआ है, 3 दिन पहले नोटिस दिया है, तो फिर भी वो परमिट कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऐसे 30 दिन वाला कहीं फॉलो भी नहीं होता है कि 30 दिन पहले से सोच के रखे कि हमको 30 दिन, कब सोच सकता है आदमी? जब कहीं पहले से एकदम घूमने का प्लानिंग है, टूर जा रहा है, कोई शिमला मनाली कोई टूर जा रहा है, जम्मू कश्मीर जा रहा है घूमने के लिए, तो उस केस में क्या है, पहले से प्री प्लानिंग है, 4 महीने पहले से टिकट किया हुआ है, तो बोल सकता है कि सर हम उस दिन से जाने वाले हैं। लेकिन अब एक अचानक से यहाँ कुछ इमरजेंसी काम पड़ता है कि कल वहां जाना है, परसों वहां जाना है, तो उस केस में क्या है, शॉर्टर नोटिस पे भी उसको जाने का परमिशन मिल सकता है। अब क्या है कि मैनेजर लोग का कि मैनेजर यहाँ से जा रहा है, वो मैनेजर उधर जा रहा है ना, ट्रांसफर पोस्टिंग सब होता है, तो कोई भी ओनर या एजेंट, नो ओनर और एजेंट सेल ट्रांसफर, डिस्चार्ज और डिसमिस ए मैनेजर। ना किसी मैनेजर का ट्रांसफर कर सकता है, ना उसको ड्यूटी से हटा कर सकता है, ना डिसमिस कर सकता है, जबकि जब तक कि उसका रिलीवर ना आ जाए, ठीक है, जब तक कि उसका रिलीवर ना आ जाए कि हाँ इसको खाली करने वाला आ गया है, ये जा रहा है तो ये आ रहा है, जब तक रिलीवर नहीं आ जाएगा तब तक किसी को ट्रांसफर, डिस्चार्ज और डिसमिस नहीं किया जा सकता है। इसमें देखो सारा का सारा पॉइंट जो है ना, 12 नंबर तक पॉइंट है मेन ध्यान रखने का। ये तुमको है कि हमेशा याद करना होगा। 10 तक हम लोग 9 तक पहुंच गए, एक बार सारा हम फिर से रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि नथिंग इन सब रेगुलेशन 6, ठीक है। तो सब रेगुलेशन 6 हम लोग क्या पढ़े अभी, जस्ट यही तो पढ़े सब रेगुलेशन 6 में, कि किसी रीजन से अब्सेंट कर जा रहा है तो ऑथराइजेशन जो देना है 30 दिन के लिए दिया जा सकता है। ऑथराइजेशन को रिवोक भी कर सकता है अगर लोअर क्वालिफिकेशन वाले को मैनेजर का ऑथराइजेशन दिया गया है ओनर एजेंट के द्वारा। उसी के बारे में यहाँ बोल रहा है कि नथिंग इन सब रेगुलेशन 6 सेल कन्फर्म ऑन द ओनर एजेंट और मैनेजर द राइट टू ऑथराइज एनी पर्सन, कि नोट जो भी पर्सन है जो ड्यूली क्वालिफाइड नहीं है, और उसको कि जो सब रेगुलेशन 3 के तहत जो क्वालिफिकेशन चाहिए, अगर आ गया है क्या सिचुएशन, कि अगर इलनेस आ गया है या कुछ वैसा परिस्थिति आ गया है जिसके ऊपर मैनेजर का कंट्रोल नहीं है, या चीफ इंस्पेक्टर का पहले से परमिशन प्राप्त है, तो उस केस को छोड़कर बाकी किसी भी केस में लोअर क्वालिफिकेशन वाले को मैनेजर, मतलब जो रिक्वायरमेंट है उससे लोअर क्वालिफिकेशन वाले को मैनेजर का चार्ज नहीं दिया जा सकता है। लेकिन अगर अचानक से इलनेस आ गया, मैनेजर बीमार पड़ गया, अब उस माइंस में वैसा कोई व्यक्ति है ही नहीं,
जो क्वालिफिकेशन चाहिए उससे नीचे क्वालिफिकेशन वाला है, तो उस केस में क्या है, इलनेस का रीजन देके और बता सकता है ऑनर एजेंट कि सर मेरे पास कोई भी वो ऐसा सुटेबल कैंडिडेट और नहीं है जिसके पास जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो नहीं है, तो उस केस में हम लोग लोअर वाले को हम लोग ऑथराइज कर रहे हैं और वो परमिशन दे दे, परमिशन ले सकता है। या कुछ वैसा रीजन हो गया जिसके ऊपर मैनेजर कोई कंट्रोल ही नहीं है, कुछ और अर्जेंट रीजन आ गया कि अचानक से घर में किसी का डेथ हो गया, कुछ वैसा सिचुएशन आ गया कि जिसके ऊपर मैनेजर का कोई कंट्रोल नहीं था और वो ड्यूटी नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में भी लोअर क्वालिफिकेशन वाले को मैनेजर का चार्ज दिया जा सकता है। या अगर पहले चीफ इंस्पेक्टर का परमिशन प्राप्त कर लिया गया है तो उस केस में भी चार्ज दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि जो चीफ इंस्पेक्टर से जो परमिशन मिलेगा ना, वो 60 दिन से ज्यादा समय के लिए नहीं मिलेगा। Provided that chief inspector shall not permit any such authorization for a period exceeding 60 days from the date on which the mine is worked without a manager duly qualified। मतलब जिस दिन से माइंस में जो काम किया गया है, माइंस में काम किया गया है विदाउट क्वालिफिकेशन वाला मैनेजर, मतलब जो क्वालिफिकेशन चाहिए था उतना क्वालिफाइड मैनेजर को नहीं रख के छोटा मतलब लोअर क्वालिफिकेशन वाले मैनेजर को भी रखा गया है, तो उस केस में अगर मान लो इलनेस हो गया, इलनेस के कारण अगर किसी को ऑथराइजेशन दिया गया है तो ऑथराइजेशन 30 दिन के लिए दिया गया है स्टार्टिंग में, परमिशन भी ले लिया होगा, लेकिन अगर चीफ इंस्पेक्टर जो परमिशन देगा मैक्सिमम 60 दिन के लिए, 60 दिन से ज्यादा समय तक का नहीं दे सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये 60 दिन वाला। बाकी दो जगह था क्या, चीफ इंस्पेक्टर 12 महीना 12 महीना, 12 महीना किस केस में है, अब ध्यान दे दो कि 12 महीना किस केस में है, कि एक से ज्यादा माइंस का किसी मैनेजर बनाया जा रहा है किसी को, उस केस में है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि लोअर क्वालिफिकेशन वाले को भी, देखो यहाँ पे लड़का लोगों को कहाँ कंफ्यूजन होगा कि चौथा नंबर पॉइंट और 10वां नंबर में जो पॉइंट पढ़ा रहे थे दोनों में कंफ्यूजन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि देखो कि लोअर क्वालिफिकेशन वाले को अगर चार्ज देना है ना, तो यहाँ पे पहले से परमिशन ले लिया है, एक्सेप्ट विद द प्रीवियस परमिशन, मतलब कि हम लोग को सारा चीज यहाँ प्री प्लानिंग है कि हाँ इसको चार्ज दिया जा रहा है, यहाँ क्या है सारा चीज प्री प्लानिंग है कि ये जा रहा है व्यक्ति छुट्टी में जा रहा है कहीं भी जा रहा है, प्री प्लानिंग है, तो उस केस में लोअर क्वालिफिकेशन वाले को चार्ज देने से पहले ही क्या करेंगे, परमिशन ले लेना पड़ेगा, पहले ही क्या करना पड़ेगा, परमिशन ले लेना पड़ेगा चीफ इंस्पेक्टर से, और उसके बाद वो बोलेगा ठीक है 12 महीने के लिए आप इसको चार्ज दे सकते हैं। ये चीज है यहाँ पे। ठीक है, कि पहले से ही अचानक से बीमार उमार नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे क्या कंडीशन आ गया 10वां नंबर में, 10वां नंबर में कंडीशन आ गया कि बीमार पड़ जा रहा है अचानक से, या मैनेजर कुछ ऐसा चीज हो गया जिसपे मैनेजर को कंट्रोल नहीं है, तो उस केस में जो ऑथराइजेशन दिया जा रहा है, ठीक है, यहाँ ऑथराइजेशन वाले की बात कर रहा है कि जो ऑथराइजेशन दिया जाएगा वो मैक्सिमम 60 दिन के लिए, 30 दिन स्टार्टिंग में मिलेगा और 30 दिन है कि चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेके 30 दिन, मतलब मैक्सिमम क्या दोनों मिला के 60 दिन हो गया, तो मैक्सिमम वो 60 दिन तक ही ऑथराइजेशन मिल सकता है, उससे ज़्यादा समय के लिए नहीं। तो ये ध्यान रखना, हो सकता है बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि 27 का रेगुलेशन नंबर 27 का जो सब रेगुलेशन 4 है उसके तहत किसी व्यक्ति लोअर क्वालिफिकेशन वाले को अगर मैनेजर बनाना है तो कितने दिन के लिए बनाया जा सकता है परमिशन लेके, 12 महीने के लिए। लेकिन अगर वही चीज बोलता है कि 27 का जो सब रेगुलेशन 10 है, अगर यहाँ पे कुछ वैसा चीज हो जा रहा है जिसके ऊपर मैनेजर को कोई क्या कहते हैं, मैनेजर का कोई कंट्रोल नहीं है, बीमार पड़ जा रहा है, तो उस केस में ये जो ऑथराइजेशन यहाँ पे मिलेगा, ऑथराइजेशन की बात करेगा। ठीक है, ऑथराइजेशन की बात करें कि जो ऑथराइजेशन मिलेगा वो 60 दिन के लिए। ठीक है, ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना, एग्जाम के टाइम में रिवीजन करके जाना है कि 27 का सब रेगुलेशन 4 और 27 का सब रेगुलेशन 10, जहाँ चीफ इंस्पेक्टर CIM अपॉइंट करेगा वहाँ 12 मंथ, और जहाँ ऑनर एजेंट अपॉइंट करेगा तो वो वहाँ 30 डेज और 60 डेज होगा। नहीं नहीं, वहाँ पे भी चीफ इंस्पेक्टर अपॉइंट थोड़ी करेगा, यहाँ उसके लिए ऑनर अगर एजेंट ही तो यहाँ परमिशन लेगा, ऑनर एजेंट यहाँ क्या करेगा, पहले से परमिशन ले लेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या कंडीशन, टर्म कंडीशन है कि एवरेज आउटपुट में कोई रिडक्शन नहीं होना चाहिए, एवरेज आउटपुट में कोई रिडक्शन नहीं होना चाहिए। 11 नंबर पॉइंट क्या है
कि ओनर और एजेंट का क्या फर्ज बनता है कि वो जो एकोमोडेशन प्रोवाइड करना चाहिए, रहने का व्यवस्था देना चाहिए मैनेजर को, वो जो माइंस है, माइन से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है, एकोमोडेशन फॉर द मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर के लिए विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम ऑल माइन ओपनिंग, ठीक है। इसी को एग्जाम में हम क्वेश्चन में देते हैं 5,000 मीटर लिख देते हैं, 5,000 मीटर लिखते हैं और एक ऑप्शन लिख देते हैं 5 करके, ठीक है ना। 5 किलोमीटर नहीं लिखते हैं, कुछ और लिखते हैं, लड़का लोग यही 5 देख के इसको टिक करता है, यूनिट नहीं देखता है। तुम लोग को यूनिट देखना है यहाँ पे कि 5 किलोमीटर मतलब क्या होता है, 5,000 मीटर होता है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये तो सभी जगह जरूरी नहीं है कि 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में अगर कॉलोनी वगैरह रहेगा तब तो वहाँ एकोमोडेशन मिलेगा, नहीं रहेगा तो क्या मैनेजर को फिर वहाँ क्या बोलते हैं, उस माइंस का मैनेजर नहीं बनाया जाएगा, या जो भी हो, कि अगर मान लो 5 किलोमीटर के अंदर में कहीं रहने का व्यवस्था नहीं कर पाएगा तो उस केस में क्या, तो चीफ इंस्पेक्टर छूट दे सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए 5 किलोमीटर के अंदर में व्यवस्था नहीं हो रहा है तो जहाँ व्यवस्था हो रहा है वहाँ तो कर दीजिए कम से कम। जैसे मान लो मगध नगरपालिका जब स्टार्ट हुआ तो सुनते थे कि वहाँ सब लोग 50 किलोमीटर दूर से आता था जाता था। मगध नगरपालिका सीसीएल का एरिया है, रिमोट एरिया है, नक्सलाइट एरिया था जरा, तो चीफ इंस्पेक्टर वहाँ पे छूट दे सकता है। 12 नंबर में क्या है कि किसी भी मैनेजर को नो मैनेजर सेल बी इंटरेस्टेड बाय द ओनर और एजेंट विथ एनी वर्क, मतलब मैनेजर का काम क्या करना है, कोलेरी मैनेजर का जो माइंस का जो है उसको ओवरऑल माइंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये नहीं कि ओनर और एजेंट उसको कोई दूसरा काम थोप देगा, या वो खुद से ऐसा कोई काम नहीं करेगा, या वो खुद से कोई ऐसा काम नहीं करेगा कि जिसके कारण उसको बार बार लंबा समय के लिए अब्सेंट रहना पड़े माइंड से, ठीक है। 12 नंबर पॉइंट में क्या है कि ओनर और एजेंट मैनेजर के ऊपर कोई काम थोप नहीं सकता है, या मैनेजर ही खुद से वैसा कोई काम नहीं करेगा जिसके कारण उसको बार बार है ना अब्सेंट करना पड़े, तो बाहर जाना पड़े। अब देखो यहाँ पे 14 नंबर पॉइंट क्या है कि एक्सेप्ट एज हियर इन आफ्टर प्रोवाइडेड इन सब रेगुलेशन 5, मतलब चीफ इंस्पेक्टर का परमिशन ले लिया, ठीक है। चीफ इंस्पेक्टर के परमिशन के बिना नो मैनेजर सेल एक्ट एज मैनेजर और इन एनी अदर कैपेसिटी इन एनी अनदर माइन, मतलब चीफ इंस्पेक्टर के परमिशन के बिना किसी भी एक पर्सन को किसी दूसरे माइंस का किसी भी कैपेसिटी में कुछ भी प्रोडक्शन हो वहां का मैनेजर नहीं बनाया जा सकता है। अगर चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन मिल गया है तो बनाया जा सकता है 12 महीने के लिए, ठीक है। ये पॉइंट था इतना मैनेजर से रिलेटेड जो रेगुलेशन नंबर 27 था। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। इसको डाउट है? इसमें तुमको देखो दो जगह 12 12 महीने आया हुआ है, ऑथराइजेशन वाले में 30 दिन आया है। चीफ इंस्पेक्टर उसको मैक्सिमम 60 दिन के लिए दे सकता है। 5 किलोमीटर में रेसिडेंशियल एकोमोडेशन प्रोवाइड करना है, 20,000 टन से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, बड़ा साइज का माइंस हो, सेफ्टी इशू हो, तो वहाँ पे एफएमसी प्लस 5 साल वाला एक्सपीरियंस वाले को मैनेजर बनाया जाएगा। और स्टार्टिंग में क्या है कि 2500 टन तक रहेगा तो एसएमसी चलेगा, 2500 टन से ज़्यादा होगा तो मिनिमम एफएमसी चलेगा। और ओपन कास्ट में क्या है, 20,000 क्यूबिक मीटर पर मंथ से ज़्यादा रहेगा तो एफएमसी चलेगा, और 20,000 क्यूबिक मीटर तक रहेगा तो ये मिनिमम एसएमसी चलेगा। यही तो है, और ज़्यादा इसमें कुछ है कहाँ। तो ये इसमें से कुछ क्वेश्चन अभी दिखाते हैं तुम लोग को जो WCL में आया हुआ था, ठीक है। WCL के एक बार क्वेश्चन देख लो। WCL पेपर 2022 का है ना ये 2022 का पेपर है। वो क्वेश्चन क्या है वह देखो कि क्वेश्चन बनता है कि नहीं, क्योंकि हम लोग का मेन तो वही है। अब देखो अब से जो भी एग्जाम हो रहा है ना सारा का क्वेश्चन पेपर अब मिल जाएगा, क्योंकि पहले का क्वेश्चन पेपर, पहले तो कोचिंग वगैरह चलता नहीं था,
इसलिए पहले क्वेश्चन पेपर खोजना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आज के टाइम में क्या है कि जितना भी एग्जाम हो रहा है, पढ़ा रहे हैं तो उस पर्पज से भी क्वेश्चन वगैरह सारा अपने पास अब जमा हो रहा है। इसमें नहीं दिया है क्या, कहाँ का है, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो ये बोर्ड वाला था ना, कल जो लास्ट क्लास में जो पढ़ाए हुए थे, सब 39 नंबर जो क्वेश्चन था, जो 60 दिन वाला था, वो क्वेश्चन था। WCL में क्वेश्चन नहीं आया है लग रहा है ना, WCL में नहीं आया है, CCL में आया हुआ था क्वेश्चन। CCL माइनिंग सरदार पेपर है। CCL का ही पेपर है ना। पचास क्वेश्चन था। बता रहे क्या क्वेश्चन आया है, देख लो। क्वेश्चन तो है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बनता है। तो देखो हम जो भी पढ़ा दे रहे हैं, जब तक है कि तुम लोग है ना नहीं सॉल्व करोगे एमसीक्यू, एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत जरूरी है। देखो अभी ये क्वेश्चन था ना, जो पहला पॉइंट ही पढ़ाया थी, कोई भी माइंस ना तो ओपन किया जाएगा, ना वर्क किया जाएगा, ना रीओपन किया जाएगा, अनलेस देयर इज ए मैनेजर ऑफ द माइंड, है ना। एक क्वेश्चन ये आ गया यहाँ से। और देखते हैं और कौन क्वेश्चन आया हुआ। देखो यहाँ ये कौन सा है, ये दूसरा है। 24। कौन टेस्ट ले रहा है माइनिंग प्लस पे, डिपेंडेंट एमएम। देखो यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन देखो। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अंडर द कोल माइंस रेगुलेशन, सभी को क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ ऑथराइजेशन फॉर ए पर्सन नॉमिनेटेड बाय द ओनर एजेंट और मैनेजर टू एक्ट एज ए मैनेजर ऑफ द माइन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे है कि अगर 60 दिन रहा तो लड़का लोग कंफ्यूजन होता है, क्योंकि 60 दिन तो चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेके है। बाकी क्या है कि 2 सप्ताह, 6 महीना, 30 दिन, 7 दिन, 30 दिन हो गया इसका आंसर सीधा। तो देखो ये क्वेश्चन मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है, इसलिए लाइन बाय लाइन पढ़ाया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन, नो पर्सन शेल बी एडमिटेड एज ए कैंडिडेट एट एनी एग्जामिनेशन फॉर सरदार सर्टिफिकेट, जब तक कि उसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सरदार एग्जाम के लिए क्या है, कम से कम 3 साल का तो एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। अगर उसके पास कम से कम 2 साल का कहीं कोचिंग में मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ने का रहेगा, एक्सपीरियंस पढ़ेगा, पढ़ाई करेगा, तो वो एक्सपीरियंस 3 साल से 1 साल हो सकता है। देखो क्वेश्चन आया हुआ है ये सब क्वेश्चन। तो ये सब क्या है क्वेश्चन तुम लोग अभी से, हम बार बार बोल रहे हैं, जब तक एमसीक्यू सॉल्व नहीं करोगे, हम कितना पढ़ा दें कुछ फायदा नहीं करेगा, क्योंकि एमसीक्यू से समझ में आता है कि तुम्हारे माइंड में कितना अभी तक बैठा हुआ है, कितना भूल गए हो तुम। ठीक है, चार्ज रिपोर्ट ऑफ द मैनेजर्स, ये रेगुलेशन नंबर 28 में दिया हुआ है। 5 साल वाला क्या, हम क्या बता रहे हैं कि अगर किसी माइंस में है ना 20,000 टन या उससे ज्यादा प्रोडक्शन हो, ठीक है, अगर नॉर्मली हम पूछेंगे कि किसी माइंस का 20,000 टन पर मंथ से ज्यादा प्रोडक्शन या उतना या उससे ज्यादा प्रोडक्शन हो, तो अंडरग्राउंड है। क्योंकि ओपन कास्ट में जब भी बात करेंगे तो एवरेज मटेरियल हैंडल की बात करेंगे, अंडरग्राउंड है तो हमेशा टन में बात करेंगे। तो हम लोग नॉर्मल केस में लेके चलेंगे 27 का रेगुलेशन, सब रेगुलेशन 3 के तहत, तो बोलेंगे मिनिमम क्वालिफिकेशन एफएमसी अनरिस्ट्रिक्टेड वाला चाहिए, ये बोलेंगे।
लेकिन अब यहाँ क्या बोल रहा है कि कोई ऐसा माइंस है, लार्ज माइंस है, जहाँ पे सेफ्टी वगैरह का प्रॉब्लम है और वहाँ पे इतना प्रोडक्शन रहेगा, तो उस केस में अगर कोई ऑप्शन दिया हुआ रहेगा ना कि फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अनरिस्ट्रिक्टेड वाला, प्लस अगर 5 साल का एक्सपीरियंस रहेगा, तो हम लोग इसको प्रीफर करेंगे। मतलब एज ए कोलेरी मैनेजर, मान लो कि ये कोई एक पर्सन है, ये कोई पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, जिसके पास क्या है, ये नया नया है, इसके पास सिर्फ फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है, कोलेरी मैनेजर के रूप में काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और इस व्यक्ति के पास फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है, लेकिन ये मान लो कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस जरूर इसके पास है। तो अगर किसी माइंस में जिसका प्रोडक्शन 20,000 टन पर मंथ से ज्यादा रहेगा, तो एज पर सर्कुलर हम लोग इसको प्रीफर करेंगे, वहां पर हम लोग इसको प्रीफर करेंगे। तुम लोग रेगुलेशन बम का जो एमसीक्यू बुक है वहां से दो। लोअर क्वालिफिकेशन फ्रॉम मैनेजर सेकेंड क्लास का ही होगा। कुछ भी हो सकता है, लोअर क्वालिफिकेशन में हो सकता है कि एमटी वाले को, जिसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, उसको ही बना दे सिर्फ बीटेक है, कुछ भी हो। लोअर क्वालिफिकेशन है, कुछ फिक्स नहीं है कि सेकंड क्लास होगा, कुछ भी हो। मान लो पूरा एग्जीक्यूटिव कोल इंडिया का पूरा ऑफिसर स्ट्राइक पे चला गया, तो फिर पीओ मैनेजर कौन बनेगा? तो उस केस में ओवरमैन को भी मैनेजर का चार्ज दिया जा सकता है, ऐसा है। उस केस में ओवरमैन, मतलब माइनिंग सरदार, जो भी सीनियर मोस्ट रहा उधर का, उधर से भी किसी को मैनेजर बनाया जा सकता है। तो उसके लिए फिर क्या है, चीफ इंस्पेक्टर वगैरह को तुरंत खबर करना होगा कि कोल इंडिया के सारे ऑफिसर स्ट्राइक में चले गए हैं, तो मैनेजर तो, माइंस को तो बिना मैनेजर का चलाया नहीं जा सकता है, किसी ना किसी को मैनेजर बनाना होगा, किसी को पीओ बनाना होगा, तो सबका सबको बना दिया जाएगा, सब माइंस वाले को, ठीक है। चार्ज रिपोर्ट ऑफ मैनेजर मतलब क्या कि एक मैनेजर जा रहा है, दूसरा मैनेजर आ रहा है, तो दोनों को अपने अंदर जो भी है ना, जैसे मान लो माइंस है, तो माइंस कोयला स्टॉक में कितना टन कोयला है, सारा डिटेल रहता है चार्ज रिपोर्ट में, कि इनकमिंग मैनेजर आउट गोइंग मैनेजर को साइन ऑन कर देगा दोनों, कि चार्ज अपना एजम्पशन कर लिया। तो कौन सा फॉर्म में जाता है चार्ज रिपोर्ट जो होता है, कौन सा फॉर्म है मैनेजर का, जल्दी से बताओ, कौन सा फॉर्म है चार्ज रिपोर्ट का? किसी को याद आ रहा है? फॉर्म 7, ठीक है। फॉर्म 7 में चार्ज रिपोर्ट के बारे में दिया हुआ है, तो वही है कि जहाँ पे अगर कभी भी चेंज हो रहा है मैंने किसी भी माइंस का मैनेजर का, तो उस केस में जो बाहर आउटगोइंग मैनेजर रहेगा वो क्या करेगा, जो बाहर जाने वाला मैनेजर रहेगा, एक मैनेजर मान लो आएगा, एक मैनेजर का ये जो कुर्सी था, यहाँ से एक मैनेजर जाएगा, ठीक है। तो जो आउटगोइंग मैनेजर रहेगा, ये आउटगोइंग हो गया, इनकमिंग हो गया, तो आउटगोइंग मैनेजर क्या करेगा, इनकमिंग मैनेजर को सारा अपना चार्ज हैंड ओवर कर देगा फॉर्म 7 में। उसमें दोनों साइन करेगा, चार्ज रिपोर्ट सेल बी साइंड बाय द बोथ आउटगोइंग एंड इनकमिंग मैनेजर, और एक जो कॉपी रहेगा चार्ज रिपोर्ट का, वो रीजनल इंस्पेक्टर को भेजा जाएगा।